गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, टाइम अप हो गया था हम लोग का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। AB जो था NaCl टाइप स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें से आपको लिखा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में होगा, इफ एटम्स आर रिमूव, बोथ टाइप ऑफ एटम्स नहीं होगा, यहाँ पे कर लेना करेक्शन क्वेश्चन में, इफ एटम्स आर रिमूव फ्रॉम एनी वन ऑफ द फेस। ठीक है, अब जो भी एटम्स हो, चाहे दोनों बोथ टाइप्स भी हो सकता है, लेकिन जो एज बच जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर तुम किसी एक फेस को रिमूव करोगे ना, किसी एक फेस को अगर रिमूव करोगे तो उस केस में एजेस बच जाएंगे मेरे में। खुद सोचो, एक सामने वाला फेस को रिमूव करना है, कोई भी एक फेस को रिमूव कर दो, कोई सा भी, एनी वन फेस यू हैव टू रिमूव इट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस फेस को हटाएंगे ना, तो अगर ये एज को ही खत्म कर दोगे तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कि सामने वाला इस वाले फेस को हम हटाना चाहते हैं, तो अगर तुम इसका एज हटा दोगे तो मतलब ही नहीं बनेगा सॉलिड के लिए। दैट्स वाई फेस में कौन कौन से एटम्स आएंगे, तो आपका सिंस ये एफसीसी लैटिस में लाई करेगा, क्योंकि NaCl टाइप है तो एफसीसी में लाई करेगा, तो सेंटर पे होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और जो भी फेस में आ रहा होगा, तो फेस में कितना आ रहा होगा एटम्स, उसको आपको डिक्रीज करना होगा। तो आपको लिखा गया कि AB Na प्लस है, तो ए वाला जो टाइप होगा, ए वाला जो टाइप होगा वो आपका 4 का 4 रह जाएगा। ए वाला जो टाइप है वो 4 का 4 रह जाएगा, और बी वाला टाइप जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा आपका, वैसे तो 4 होता है, लेकिन आपके चारों कॉर्नर से रिमूव होंगे, चारों कॉर्नर से रिमूव होंगे, और एक आपका हाफ पार्ट बीच से जो फेस सेंटर पे होता है, तो यानी कि 1 इंटू 1/2 ये फेस सेंटर वाला हो गया। और मेरे वो चार कॉर्नर से भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि फेस में वो इंक्लूड होगा, लेकिन एज नहीं खत्म हुआ है मेरे में, एज नहीं खत्म हुआ है। तो 1 इंटू 1/2, और यहां पर कितना होगा 4 इंटू 1/8। तो ये बोल सकते हो या बोथ टाइप्स नहीं, बल्कि एक टाइप का जो एटम्स था वो रिमूव हो रहा है। तो यहां से 4 - 1 3 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला जो बन रहा था A4B3 बनेगा, A4B3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें और बताना था कि हो सकता है कि आपको ऑप्शन में A4B3 नहीं दिखाई दे। ऐसा हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो और क्वेश्चन में A4B3 नहीं गिवन हो, तो आप उल्टा प्लेस कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या प्लेस करते हैं, कटायन को ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में करते हैं और अनायन को FCC में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको ए को क्या करना पड़ेगा, आप ऑक्टाहेड्रल से हटा करके FCC में पुट कर देना, और बी को ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में पुट कर देना। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम लोग अगर इफ, देखो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट, कि हम कटायन को FCC में डाल दे और अनायन को ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में डाल दे, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में लिखा आया कि NaCl में जो पैकिंग कराया गया है, जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, वो NaCl टाइप का जस्ट रिवर्स है। इसका मतलब कटायन को वहां पर किया गया FCC में पुट, और अनायन को जो पुट किया जा रहा है वो आपको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में कर रहा है। तो वहां पर आंसर आपका A3B4 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, बहुत लोग इसका एक अलग तर्क देते हैं। कैसा तर्क देते हैं माय डियर स्टूडेंट, बोलते हैं कि सर इसमें ए और बी में ये थोड़ी ना हमें पता है कि कौन कटायन है अनायन है, तो इसीलिए हम लोग A3B4 भी कर ले सकते हैं, वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा इलॉजिकल सेंस है। वहां पे मेनली अगर NaCl लिख दिया, इसका मतलब इसमें पहले कटायन है, तो इसमें भी हम ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि पहला वाला ही कटायन है, ठीक है। लेकिन वो भी 100% उसका भी तर्क गलत नहीं है। लेकिन हाँ, और अगर वैसे भी आ गया, मान लो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है और ऐसे एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ गया, और मान लो A4B3 नहीं मिल रहा, लेकिन एक ऑप्शन A3B4 है, तो वो वाला तर्क आपका सही हो जाएगा कि A को आप अपने मन से अनायन मान लेंगे, B को कटायन मान लेंगे। बहुत लोगों को यहाँ पर एक डाउट और आता है
सर ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले तो हमेशा कटायन को लिखते हैं। तो मेरा कहना है मेरे भाई कि CH3COO Na जब लिखते थे तो वहां पर पहले अनायन को लिखते थे, वहां पर पहले अनायन को लिखते थे। तो मतलब उस हिसाब से सोचा जाए तो सही है। और अगर बाई चांस ऐसा लिख के आ गया सवाल में कि ये NaCl का रिवर्स वे में प्लेस्ड किया जा रहा है, तो उस केस में फिर से आपका वही चीज हो गया मेरे भाई, कटायन उस केस में FCC में आ जाएगा और अनायन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे पुट किया जाएगा। ठीक है, तो माय डियर ये सारी बातें हुई। ठीक है, ये सारी बातें हुई। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं मेरे भाई, स्केच पेन लेकर के आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे NaCl टाइप का स्ट्रक्चर, हम लोग डिस्कशन किए थे, हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स पे डिस्कशन चल रहा था हम लोग का। आज का जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है CSCl टाइप स्ट्रक्चर। बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, बस आप ध्यान से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट तो आपको एकदम इजी लगेगा, आपको एकदम इजी लगेगा। CSCl टाइप स्ट्रक्चर, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है इस बात को जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। CSCl के टाइप में तो बस एक हम बोले थे आपको याद कर लेना कि NaCl वाला टाइप पे क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या आ रहा था, हम बोले थे उसमें ध्यान रखना क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल आता है। अगर वो बात आपको याद है मेरे भाई कि R/R का रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 तक आता है, तो मेरे भाई ये वाला आपको फिर याद नहीं रखना पड़ेगा, बस वही वाले को याद, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में चला जाता है। तो तुमको तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम बताइए होता है CS प्लस का ज्यादा होगा Na प्लस का होगा, किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? तो डायरेक्टली आंसर आएगा कि सर इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, तो बता देगा सर CS बड़ा होगा। हम पूछेंगे यहाँ बताओ Cl अनायन तो सेम है, अनायन सेम है, तो मेरे में R/R जो होगा तो इसका मतलब R इंक्रीज करें, इसका मतलब स्मॉल r इंक्रीज करें तो पे जाना या फिर किसी पार्टिकुलर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनायन का साइज, अनायन सेम साइज का है, तो यहाँ पे बताओ अनायन को तो हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इन जनरल अनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और अनायन हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जगह था वहीं पर प्लेस्ड होता है, और कटायंस को हम लोग वॉइड्स पे प्लेस करते हैं, कटायंस को हम लोग वॉइड्स पे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे बताओ हमें रेडियस रेशियो जो आएगा ये कौन से टाइप वाले वॉइड का आएगा, क्या ये टेट्राहेड्रल का आएगा, ऑक्टाहेड्रल का आएगा, या फिर क्यूबिक वॉइड का, किसका लग रहा है तुम्हें? यस, सही जवाब आ रहा है कि सर ऐसा ही सोचना है कि ये तो बड़ा होगा, अनायन तो सेम है NaCl वाले से, इसका मतलब ये कैटेगरी किस में फॉल करेगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं R/R NaCl और R/R CSCl में R/R इसका बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये लाई करेगा मेरे भाई क्यूबिक वाले में ही लाई करेगा, ये पता चल गया क्यूबिक वॉइड पे लाई करेगा। तो इसका रेडियस रेशियो का हमें एक आइडिया लग गया कि CSCl वाला जो टाइप का रेडियस रेशियो जो होगा इसका 0.732 से 1 वाला के बीच में होगा। तो देखो एक बस याद करना है आपको कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल डेटा पर डिपेंड करेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि सीजियम प्लस को क्यूबिक वॉइड में प्लेस करेंगे, सीजियम प्लस को क्यूबिक वॉइड पे प्लेस करेंगे, और जो हमारा Cl माइनस है उसको हम लोग कहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पुट करेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो वॉइड होता है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। तो ये भी आइडिया हमें लग गया, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। हाँ, क्वेश्चन में अगर पलट करके दे दे कि अगर हम Cl माइनस को क्यूबिक वॉइड पे करते हैं तो वैसे करके क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, लेकिन नेचर में जो यूज होगा वो ये होगा। ठीक है, तो माय डियर, एक सोचने का तरीका बता रहे हैं, सोचने का तरीका बता रहे हैं,
समझ में आया जुबैर? सोचने का तुम्हें तरीका दे रहे हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि फिर तो वैसे भी तुम करोगे तो फिर सबका याद करना पड़ेगा। बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब उसी में लाई कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग इस तरीके से याद कर देगा तरीका बना रहे हैं ताकि चीजें रिलेट हो पाए ज्यादा। ठीक है, तो मेरे पास में ये ऑप्शन होगा, ये तरीका होगा हमारे पास में। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बना ले, अगर कोई बोलेगा कि सर इसका डायग्राम बना दीजिए हमें यूनिट सेल का, कैसा हमें दिखाई देगा, तो जल्दी से बना लो, फटाफट फटाफट बना लो माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से जिसमें जिसमें आपका Cl माइनस आयन रेड से डिनोट कर रहे हैं, Cl माइनस आयन को हम रेड से दिखला रहे हैं, Cl माइनस आयन को रेड से दिखला रहे हैं। सारे कॉर्नर्स में होंगे क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स में होते हैं। और मेरे भाई क्यूबिक यूनिट सेल बीच में होगा, ये सीजियम प्लस होगा, ये सीजियम प्लस होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी हमें पता चल गया, ये वॉइड में जो प्लेस्ड होगा वो सीजियम प्लस प्लेस्ड होगा। तो अगर हम पूछे अगला बात तुमसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना आएगा, तो कोई हमें जवाब दे सकता है क्या? कोई हमें जवाब दे सकता है क्या? तो इसका जवाब हो गया कि सर सीजियम प्लस जो है बीच वाला, ये तो आठों से टच पे होगा, तभी तो इसका शेप क्यूबिक हो जाता है, इसका मतलब इसका 8 होगा। और हम पूछेंगे कि यहाँ पर इन जनरल एक केस बताए थे कि एकदम एग्जैक्टली यही वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्टली यही वैल्यू नहीं होता है। तो ये सोचना है कि ये कितने के साथ में टच पे होगा, ये कितने के साथ में टच पे होगा, कितने कटायंस के साथ में टच पे होगा। कटायंस के साथ में टच देखना है, 6 नहीं होगा श्रुति, पहले आपका सही जवाब आया था। ये अनायन अनायन आपस में टच नहीं करेंगे, वो तो आइडियल स्ट्रक्चर में होता है, वो तो आइडियल स्ट्रक्चर में होगा। इन जनरल अगर बात करें तो मेरे भाई ये वाला कितना कितना कटायंस के साथ में टच पे होगा। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें 4 क्यूब्स आएंगे नीचे में, और इसके जस्ट ऊपर 4 क्यूब्स आएंगे। और ये वाले को अगर कंसीडर करें एक कॉर्नर एटम को, तो वो 8 क्यूब्स के जो बॉडी सेंटर में कटायन होगा उससे टच में आएगा, उसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बात और बताएंगे मेरे में, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला, अगर एक रफ में बता रहे, ये वैसे लिखवा देंगे हम आपको साइड पे, ये हम बताना चाहते हैं तुम्हें कि क्या होगा अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला AB है, तो अगर एक AB कंपाउंड का फॉर्मूला यानी 1:1 के रेशियो में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर A एंड B का 1:1 के रेशियो पे ही होगा। ये भी देख लो, तुम NaCl में भी चेक कर लो, NaCl में भी तुम चेक कर लो, तुमको दिखाई दे देगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1 रेशियो पे आ रहा है। यस, अगर फॉर्मूला ए बी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1 के रेशियो में आएगा। अगर ए बी कोई कंपाउंड है, अगर इसका रेशियो x:y में एटम्स है, एटम्स का रेशियो x:y में है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ए एंड बी होगा y:x के रेशियो पे होगा। तो यहाँ पर सीजियम 1 है, Cl 1 है, तो ये 1:1 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1:1 पे ही आएगा, 1:1 पे ही आएगा। तो आपको दिख गया होगा। तो ये एक आपको तरीका बताए मेरे भाई, किसी का लेट से A2B कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एटम्स का रेशियो 2:1 में है। क्या हुआ? y:x में होगा, मींस इंटरचेंज कर जाएगा। यस, इंटरचेंज कर जाएगा, तो ये 1:2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:2 हो जाएगा। यस, अगर x:y में एटम्स का रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो ये हो जाएगा। एक आपको ट्रिक दिए, ये ट्रिक याद रख सकते हो आप, साइड पे अभी लिख लेना, वैसे हम लिखवा देंगे। तो ये एक आपको समझ में है, वैसे लिख लो यहीं पर, इसको किनारे में नोट बना के लिख लेना कहीं पर, ये हर जगह पे वैलिड होगा, आपको कहीं भी फेल नहीं करेगा। तो ये आपको एक ट्रिक दे देंगे ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं हो। मान लीजिए एक का निकल गया, मान लीजिए दूसरा वाला नहीं सोच पा रहे हैं, तो तुरंत आप सोच सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, अब Z का बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते थे, Z बात करते थे माय डियर स्टूडेंट, तो Z ऑफ सीजियम प्लस एक यूनिट सेल में कितना होगा और Z ऑफ Cl माइनस कितना होगा? कोई बता सकता है हमें? कॉमन लेकर के दोनों का बताओ। और मेरे में Z ऑफ CaCl, यस। तो माय डियर स्टूडेंट केवल एक ही क्यूबिक वॉइड होता है, क्यूबिक वॉइड टोटल एक ही होता है, उसमें कंप्लीट एक बॉडी सेंटर में आ जाएगा सीजियम प्लस। और ये जो Cl माइनस है, ये क्या हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं? 1 होते हैं, 1 होते हैं। तो ये 1:1 के रेशियो पे आया है, 1:1 के रेशियो पे आया है। इसका मतलब Z ऑफ CaCl 1 होगा, यानी कि इफेक्टिवली 1 यूनिट सेल लाई करेगा CaCl का। तो 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल 1 कंपाउंड of ClCl would exist, एक ही कंपाउंड होगा। ठीक है, एक ही कंपाउंड होगा ClCl का। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे भाई। ये एक बात आपके सामने में रिजल्ट की तरह आया है। ठीक है, इस पेज को हम हटा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस पेज को अभी हटा रहे हैं और नेक्स्ट पेज में कुछ और बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा Z से रिलेटेड बात हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि रेडियस कटायन का और अनायन के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कटायन और अनायन के रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम बॉडी डायगोनल को देखोगे, बॉडी डायगोनल को देखोगे तो तुमको दिखाई देगा बॉडी डायगोनल में बीच पे जिस तरीके से BCC में होता था, उस तरीके से यहाँ पर CS प्लस होगा और किनारे में Cl माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर इसका रेडियस को हम स्मॉल r लिखते हैं, इसका कैपिटल R लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2 होगा। तो यहाँ पे वही वाला रिलेशन लिखेंगे, √3a/2 इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। फिर से वही चीज कि मेरा ये वाला ऑलवेज वैलिड होगा। क्यों ऑलवेज वैलिड होगा? क्योंकि तो बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड है, तो ये ऑलवेज वैलिड होगा, ये ऑलवेज वैलिड होगा। लेकिन बाई चांस कोई इंफॉर्मेशन कम क्वेश्चन में गिवन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो फिर अपने मन से हम मान लेंगे आइडियल स्ट्रक्चर। और आइडियल स्ट्रक्चर के केस पे, फॉर आइडियल स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका R/R का जो रेशियो होगा 0.732 ले लेंगे। और दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A इक्वल टू 2R वाला लगा देंगे। तो ये दो यूज कर लेंगे, लेकिन ये हमेशा यूज नहीं कर सकते हो, आइडियल केस में यूज कर सकते हो। आई होप ये सारी बातें जो आपको बताई गई वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। CsCl टाइप का स्ट्रक्चर इवन पता है तो बस कुछ नहीं याद रखना है, सारा कुछ अपने आप जनरलाइज हो गया, अपने आप सारे रिजल्ट्स आ गए मेरे भाई। ठीक है, अपने आप आए, हम कुछ भी याद नहीं किए सोचो तो। ठीक है, तो अब हम अगला टाइप का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे मेरे भाई। जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ZnS को जिंक ब्लेड भी कहा जाता है, जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ZnS इस टाइप स्ट्रक्चर, इसी को दूसरा नाम है जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर नाम है। तो यहाँ पे मेरे में सबसे पहले तो वो रेडियस वाले के बारे में बताइए, किस तरीके से काम करता है, साइज के बारे में बताइए। तो हमें बताना सच सच H2 माइनस में और Cl माइनस में बड़ा कौन होगा, सल्फर 2 माइनस और Cl माइनस में बड़ा कौन होगा। तो जुबैक का जवाब आया है Cl भी S भी।
हाँ, रितु का जवाब, अंकित का जवाब, सबका जवाब सही है मेरे भाई, H2 माइनस का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वैसे ही मेरे भाई उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो साइज H2 माइनस का ज्यादा होगा। और मेरे भाई जिंक का, यहाँ पे जिंक 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका हम Na प्लस के हिसाब से लिखवाना चाहते हैं तुम्हें, तो मेरे भाई जिंक का बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स जैसे ही चले आ जाते हैं तो रेडियस कम पड़ जाता है। इसका मतलब मेरे भाई कि कैपिटल आर बढ़ गया और मेरे भाई स्मॉल आर घट गया इस केस पे, तो इसका मतलब NaCl वाले से कम हो रहा है, तो कौन से टाइप वाले वॉइड पे ले जाना चाहेंगे हम लोग, क्या लगता है तुम लोग को? यस, टेट्राहेड्रल वॉइड पे ले जाना चाहिए, तो R बाई आर इस हिसाब से हम लोग का ये टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में आएगा मेरे भाई, तो वहां पर हम लोग का 0.225 से लेकर के 0.414 तक वाले कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कैसे रिलेट कर पा रहे हैं ये आप देखते रहो मेरे भाई, अपने आप सब सेट बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है, तो यहां पर हम लोग कटायन को कहां पे पुट करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। कटायन का साइज इन जनरल छोटा होता है, तो कटायन को कहां पे पुट करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। और मेरे भाई H2 माइनस को कहां पे पुट करेंगे? तो इसको हम लोग, ये किस वाले कैटेगरी में आएगा? तो क्यूबिक यूनिट सेल में FCC में आता है, तो FCC के जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते थे, पार्टिकल्स होते थे, वहां पे प्लेस करेंगे। तो कहोगे अब तो क्लियर हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी हम लोग बात करेंगे, फिर हम तुमको यहाँ पे कुछ एक और लाइन ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप लाइन दिखने लग जाएगा। मेरे भाई अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ z ऑफ जिंक 2 प्लस कितना आएगा, और z से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कर लेना चाहिए था, क्योंकि चलो पहले z कर लेते हैं, z लिख दिए हैं मेरे भाई। z ऑफ H2 माइनस कितना आएगा? तो मेरे भाई H2 माइनस का कोई बताएगा z कितना आएगा? हम S2 माइनस का पूछे हैं, सल्फर 2 माइनस का पूछे हैं, जल्दी से बताओ हमें। तो सवाल है FCC है, तो FCC में कितना होगा? 4 होगा। तो अगर तुम जिंक 2 प्लस का टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितना होता है? 8 होता है, हर बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, तो उस हिसाब से 8 हो जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा सॉलिड बना जिसमें जिंक का नंबर ज्यादा हो गया, जिंक 2 प्लस का नंबर ज्यादा हो गया, यानी ओवरऑल जो तुम्हारा सॉलिड है उसमें कटायंस का नंबर ज्यादा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या ओवरऑल चार्ज सॉलिड दिखाई देगा मेरे में? नहीं, चार्ज सॉलिड नहीं होगा, वो तो एक्सेप्शनल केस होगा, वो तो डिफेक्ट्स आ जाएगा सॉलिड्स में, तो नहीं हो सकता है। अगर इसका फॉर्मूला तुमको ZnS बनाना है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल सॉलिड है, तो इसका वैल्यू 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मेरा जिंक 2 प्लस का 4 ही हो सकता है। होना तो चाहिए था 8, लेकिन होता 4 है। तो फिर कहोगे सर ऐसा कैसे, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड 4 ही होते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे जब देखा जाता है इसका सॉलिड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो मेरे भाई ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या लिख दिए? टेट्राहेड्रल लिख लेना पूरा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये होता है माय डियर स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर से एक लाइन कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर में 4 ZnS रहते हैं, 4 जिंक सल्फाइड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, तो इस बात को ध्यान में रखना, अपने आप याद रह जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि वो कंपाउंड चार्ज हो जाए, चार्ज कंपाउंड हो ही नहीं सकता, वो सॉलिड का एक यूनिट सेल चार्ज नहीं हो सकता है मेरे में। तो ये ऑल्टरनेट वाले में प्रेजेंट होते हैं, आंसर आपका 8 आएगा, बट वो पॉसिबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया। फिर से वो केस हम लोग सोचेंगे कि कटायन कटायन के साथ में नहीं टच कर रहा होगा, कटायन अनायन के साथ में टच कर रहा होगा, और अनायन अनायन के साथ में नहीं टच कर रहे होंगे, कटायन के साथ में टच कर रहे होंगे। तो वो माय डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जिंक 2+ का बताना है, अच्छा से सोच के बनाना। अभी एक चीज और बताई थी आपको कैसे सोचना है, ये ज्यादा काम यहां पे आएगा, ठीक है, ये ज्यादा काम तुम्हें यहां पर आएगा, ठीक है। तो कैसे सोचोगे, आपको पहले आंसर बताओ, पहले आंसर बताओ क्या होगा, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2+ और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2- क्या आएगा। अब जो कहेंगे पहले सल्फर 2- का सोचो, पहले सल्फर 2- का सोचो। जिंक 2+ से भी सोच सकते हो, जिसका हो जाएगा वो बताएगा। हाँ, तो 4 आएगा, क्यों 4 आएगा ये भी हम बता देते हैं मेरे में। जैसे एक क्यूब बनाए थे हम लोग, यहाँ पे वैसे क्यूब नहीं बनाए हैं, इससे पहले वाले केस में बनाए थे, फिर से बना लेते हैं, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग चीज तो नहीं है। और एक हम लोग देख लेते हैं मेरे में कैसे होगा। तो कटायंस जो होंगे वो अनायंस के टच पे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स से एक बॉडी डायगोनल इमेजिन कर लेते हैं, ये वाला बॉडी डायगोनल, ये वाला बॉडी डायगोनल है मेरे भाई। इसके आधा का आधा में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा और एफसीसी है। तो मेरे भाई एफसीसी है, तो ये किस किस से टच पे आएगा, एक तो सिंपल इससे टच पे आएगा जो कि दिख जाएगा, जिंक 2+ का बात कर रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है और जिंक 2+ का बात कर रहे हैं। तो ये किस किस से टच पे आ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे भाई ये इसके जो इधर वाला फेस है, इस फेस के टच पे आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड आपका इस फेस के एटम से टच करेगा, एक ये सामने वाला फेस से भी टच करेगा, और एक आपका ऊपर वाले फेस से टच करेगा, उस साइड वाले से नहीं करेगा क्योंकि डायगोनल टेढ़ा होता है मेरे भाई। तो जो अपोजिट वाला फेस है सामने वाले के अपोजिट में, उससे नहीं टच करेगा, ऊपर से टच करेगा, राइट वाले से और सामने वाले से टच करेगा, और कॉर्नर से टच करेगा क्योंकि ये मिड पॉइंट में है। 3 डायमेंशनल में इमेजिन करना, तो तुम्हें जवाब दिख जाएगा कि जिंक 2+ जो है 4 अनायन से टच पे है, 4 आयन। और सल्फर 2- के लिए सोचोगे तो सल्फर तुम बोलोगे सर इधर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से टच किया, इस तरीके से 8 क्यूब्स होंगे सर, 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल सर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से टच में आएगा, क्योंकि हर बॉडी डायगोनल पे होगा, क्योंकि हर बॉडी डायगोनल पे होगा। तो इसका मतलब 8 जो क्यूब्स बनेंगे वो आठों वाले में से एक के साथ में तो टच पे आएगा, उस हिसाब से 8 होना चाहिए। बट सिंस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, तो 8 में से केवल 4 पे ही प्रेजेंट होगा, 8 में से केवल 4 पे ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ऑल्टरनेट के प्रेजेंट, एक पे प्रेजेंट होगा तो दूसरे वाले में नहीं होगा, इस तरीके से। या फिर जो अपना ट्रिक दिए थे, अगर जिंक 2+ का काउंट कर लिए तो H2- का भी काउंट हो जाएगा। इस सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से अच्छे से सोचना मेरे भाई, तब तुमको जान करके खुशियां मिलेगी, अच्छा लगेगा। अब हम लोग रिलेशन निकालना चाहते हैं मेरे में, कैसे, कटायन और अनायन के बीच का मेरे में। तो ये बॉडी डायगोनल जो है, ये बॉडी डायगोनल के बीच का डिस्टेंस यही वाला है ना, ये बॉडी डायगोनल है मेरे भाई, यहाँ पे बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड है और यहाँ पे अनायन है। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे भाई टेट्राहेड्रल वॉइड और कॉर्नर एटम के बीच का डिस्टेंस हम लोग रट के रखे थे, कितना आया था, √3a/4। ये जिंक 2+ है और ये कौन है मेरे भाई, तो ये H2- है। तो ये डिस्टेंस था, ये एक बॉडी डायगोनल को लिए है, ये एक बॉडी डायगोनल है। तो यहां पर से वो रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे, स्मॉल r कैपिटल R, जो कि हमेशा वैलिड होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R √3a/4 आ जाएगा, ये ऑलवेज वैलिड होगा। तो ये सब हम लोग याद नहीं करें, सब सोच सोच के लिख रहे हैं, ये सबको याद करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज वैलिड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। लेकिन फिर से वही बात कि अगर हम आइडियल स्ट्रक्चर बात करें तब क्या होगा, तो फॉर आइडियल स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पर एफसीसी का केस है, तो एफसीसी के केस में आइडियल स्ट्रक्चर में मेरे भाई √2a
इक्वल टू 4R हो जाएगा। और दूसरा चीज माय डियर स्टूडेंट्स कि रेडियस रेशियो को हम लोग टेट्राहेड्रल वाला एग्जैक्टली फिट वाला ले लेंगे, लिमिटिंग वाला ले लेंगे, तो ये दो बातें हो जाएगी। लेकिन ये आइडियल होगा तब, और ये भी यूज होगा मेरे, ऐसा नहीं कि हो सकता है इससे ज्यादा इस पर फोकस कर दिया जाए। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा और इस तरीके से तुम्हें आंसर्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप जिंक सल्फाइड का आपको स्ट्रक्चर यूनिट सेल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, और कैसे याद रखना है कि कौन से वॉइड पे जाएगा, तो उसका रेडियस से सोच करके हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर टाइप कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर टाइप माय डियर स्टूडेंट्स, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का बात करेंगे। इसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, नाम है इसका, जैसे NaCl का नाम था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड का नाम था मेरे में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इसी तरीके से इसका नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर नाम है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका नाम जो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर नाम है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है मेरे, यहां पे अगर तुमसे बात करेंगे ना, वैसे तुम इसको भी सोच सकते हो मेरे भाई, तुम्हें ऐसा सोचना है मेरे भाई कि जो आपका पार्टिकल्स का नंबर जो हो वो 1:2 के रेशियो पे है, यानी फ्लोरीन दुगना होना चाहिए। तो किस टाइप का वॉइड में प्लेस होगा कि दुगना वाला केस बनेगा मेरे, किस टाइप का हम लोग वॉइड में प्लेस करेंगे कि यस टेट्राहेड्रल में डालेंगे। और हमें दुगना कौन चाहिए मेरे भाई, दुगना कौन चाहिए, फ्लोरीन या कैल्शियम? फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन इस बार जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, तभी हमें 8 मिल सकता है। तो इसके बारे में कैसे सोचे मेरे भाई, इसके बारे में स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि कंपाउंड का फॉर्मूला से सोचिए कि हमें दुगना वाला बनाना है, तो ये किस में पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब ये एक लाइन क्लियर हो गया कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जाएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, याद नहीं रखना है, कितना याद रखोगे। तो अब एक बात क्लियर हो गया, इसका मतलब सर ये तो फॉर्मूला में ऐसा लग रहा है F माइनस का ज्यादा है, तो F माइनस को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे, और मेरे भाई कैल्शियम 2 प्लस को हम लोग कहां पे रखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड किस वाले यूनिट सेल में होता है, FCC में। याद हो गया, काम खत्म मेरे भाई। इसका मतलब जब ये बातें सामने आ गई तो तुम्हारा रेडियस रेशियो भी सामने आ गया, इसका मतलब तुम्हारा रेडियस रेशियो भी क्लियर हो गया कि सर इसमें रेडियस रेशियो जो होगा 0.225 से लेकर के 0.414 तक मिलाई करें। कितना जल्दी काम हो गया मेरे, 2 काम हो गया। अब तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑल्टरनेट वाला भी चक्कर नहीं है, क्योंकि तुम्हें 8 चाहिए ही तभी तो होगा। तो अगर हम बोलेंगे बेटा बताओ तो Z ऑफ कैल्शियम 2 प्लस और Z ऑफ, अगर हम पूछेंगे F माइनस कितना होगा, तो तुम में कह दोगे सर FCC में 4 होता है। हाँ, यहाँ पे अनायन को रख दिया गया है, इसलिए जनरली वर्ड यूज किए थे, इसीलिए उस दिन हम जनरली वर्ड यूज किए थे, ध्यान रखना। F माइनस कितना होगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 हो जाता है मेरे भाई, और सारे के सारे अंदर पे लाई करते हैं। इसका मतलब अगर तुम Z ऑफ CaF2 लिखना चाहते हो बेटा, तो तुमको 4 मिलेगा, क्योंकि 2 फ्लोरीन चाहिए। इसका मतलब यहां पर एक लाइन हम लोग ऐड करेंगे कि 4 कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड should be present in 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में ऐसा होगा। ठीक है, एक यूनिट सेल में ऐसा होगा, बाकी अगर डिफेक्ट आ जाएगा सॉलिड में तो अलग चीज हो जाएगा, तब तो वहां पर अलग हो जाएगा। तो कैसे सोचना होता है बेटा, तो इस तरीके से सोच रहे हैं ताकि हमें याद कम करना पड़े। वैसे तो ये सब रेडियस रेशियो से, ये सारी चीजों से डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर तो एटम्स का रेशियो से भी बता सकते हो, या फिर इस बात को सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है तो वैसे भी बता सकते हो। इस पेज को हम हटा दे रहे हैं मेरे भाई,
तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ और दूसरा बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-। तो मेरे भाई ये कैल्शियम 2+ अनायंस के साथ में कांटेक्ट पे होगा और अनायंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट जो होगा मेरे वो 8 के टच पे होगा, 8 के टच पे होगा तो 8 हो गया। और मेरे भाई F- कहां पे प्रेजेंट है आपका, तो F- तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद है, तो F- कितना के साथ में टच में आएगा मेरे में, कॉर्नर और 3 जो फेसेस के साथ में आएगा, तो टोटल कितना हो गया 4 के साथ में टच आएगा। और हम बताए थे एटम्स का रेशियो के जस्ट क्या कर देना, पलट देना, तो अपने आप तुम्हें मिल जाएगा मेरे में। तो Z भी निकाल लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिए, अब केवल और केवल एक काम बचा है मेरे भाई। तुमको कौन सा काम बचा सर, तो मेरे भाई ये कहां पे प्रेजेंट होगा, तो प्रीवियस केस में जैसे कैसे था कि यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड में F- होगा और इसके बाजू में, यहाँ पे बाजू में मेरे भाई कैल्शियम 2+ होगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये डिस्टेंस कितना होगा √3a/4। तो अगर नॉन आइडियल स्ट्रक्चर है, नॉन आइडियल है, तो √3a/4 इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। लेकिन इस बार स्मॉल r जो है मेरे भाई, वो स्मॉल r जो इस बार किसका हो गया, अनायन का हो गया, और कैपिटल R इस बार कटायन का हो गया, बदल गया, इस बार कटायन बड़ा है, इस बार आपका कटायन बड़ा है, कैल्शियम ज्यादा, तो कटायन हो गया मेरे, समझ गई बात। स्ट्रक्चर होगा क्या, ऑडियो वीडियो तो हम रिफ्रेश कर रहे हैं, पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट हम कह रहे थे कि ये वाले केस में फिर से अगर आइडियल स्ट्रक्चर होगा तो वो सब बन जाएगा, तो अब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर के बारे में आएंगे। नेक्स्ट टाइप का और कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो Na2O, Na2O तुमको अगर सॉरी जस्ट रिवर्स है उसका, ये भी पक्का टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएगा, यस। और इसको बोला जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका जस्ट रिवर्स है मेरे में, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी सारा रिलेशंस वही सब होगा, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको, वही सारी बातों को यहाँ पे रिपीट करके फटाफट लिख देंगे। यहाँ पे केवल लिखेंगे कि Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएगा, O2- जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पे जाएगा, तो FCC पे जाएगा। इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो साथ साथ लिखते चलना मेरे भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं एकदम बिल्कुल। तो ये रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर के 0.414 तक चला जाएगा, तो अपने आप दिख जाएगा। जब भी 2:1 1:2 का रेशियो रहे तो ये फिक्स्ड हो गया कि यही जाएगा। नेक्स्ट बात, अभी हम लोग Z का बात किए थे, तो Z ऑफ Na+ और Z ऑफ O2-, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है मेरे भाई वो 4 लोगों से कांटेक्ट पे रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा। O2- अनायन FCC में है, ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से कांटेक्ट पे आएगा। इसका मतलब अगर तुम पूछोगे सर Z ऑफ Na2O कितना होगा, सर जेड है ना, कौन, ये Z है, सर Z कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं। यस सर, Z(O2-4) होगा ना। सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी हम गलती से Z की जगह पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिए। Na+ का कितना हो जाएगा, तो Na+ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 एटम्स आएंगे, 8 आयंस आएंगे। O2- FCC में है तो 4 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। हम गलती से कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिख दिए थे, कांटेक्ट वाला लिख दिए थे। तो Z ऑफ Na2O कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, क्योंकि Na का 2 चाहिए। इसका मतलब फिर वही सब लाइंस लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, यहीं पे बस ब्रैकेट में हम एक लाइन लिख देते हैं, इन 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा होगा नहीं। और इसके बारे में बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस। तो Na+ कहां पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो ये 4 लोगों से कांटेक्ट पे आएगा, और ये O2 माइनस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से कांटेक्ट पे आएगा। तो ये हो गया। अगला बात मेरे भाई रेडियस वाला कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस वाला नॉर्मल चलेगा जैसे चलता था पहले, R+R, स्मॉल r कटायन का है और कैपिटल R अनायन का है मेरे भाई। और लॉजिकल भी है कि Na+ और O2 माइनस में O2 माइनस का ही बड़ा होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का हम लोग रेडियस पढ़ते थे। और आइडियल स्ट्रक्चर होगा मेरे भाई, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में आइडियल स्ट्रक्चर के केस में कैसे लगाएंगे, R/R रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं मेरे भाई, ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, और आइडियल वाला अपना करते रहना मेरे भाई, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चीज नहीं। ये जितने भी टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर समझाए गए, क्या ये सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं और एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स पढ़ाएंगे। इस पेज को हम हटा रहे हैं, इसके बाद फिर हम डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पेज को हम हटा देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। A2B has Na2O type structure. Na2O type structure. A2B has Na2O type structures. If ions along one of the body diagonal, if ions along one of the body diagonal are missing, full stop, find the empirical formula. Empirical का मतलब होता है simplest formula. Empirical formula of the compound. कंपाउंड का आप बताइए। आसान है, आराम से बनाओ जल्दी से। If ions along one of the body diagonal are missing, जल्दी से बताना मेरे भाई। सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है आपको। नहीं, A3B2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा आंसर। और अच्छे से देखो, आयंस लिखा हुआ मतलब दोनों टाइप के आयंस होंगे, बोथ टाइप्स, आयंस ऑफ बोथ टाइप्स, जितने भी टाइप्स के हैं, जो भी बॉडी डायगोनल के अलोंग आता है वो रिमूव्ड हो गया। और किसी का कोई जवाब? और किसी का कोई जवाब? एनीवन? नो वन। चलो आंसर देखते हैं मेरे भाई, आंसर्स देखते हैं मेरे भाई। A2B, तो इसका मतलब A को कहां पे प्लेस करोगे, तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड पे करोगे, और B को कहां पे करोगे भाई डियर स्टूडेंट्स, तो इसको तुम FCC में प्लेस्ड करोगे। ये नॉर्मली ऐसे होगा, तब A2B बना होगा। अब क्या हुआ इसमें, अब क्या हो रहा है, अब बोला जा रहा है कि अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल, वन भी लिखा हुआ, इसका मतलब, इसका अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। तो बॉडी डायगोनल के अंदर में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, तो मेरे भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, टोटल कितना हो गए, 8 हो गए, जिसमें से एक बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 आ जाएगा।
इसका मतलब ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए 6 हो जाएगा। और बी के बारे में बात करेंगे तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग एक कॉर्नर पे मिलेगा और दूसरा कॉर्नर पे मिलेगा मेरे भाई, और तो कहीं पे नहीं मिलेगा। एफसीसी के केस में तो नहीं, तो किसी और केस में नहीं मिलेगा। तो टोटल वैसे तो इफेक्टिवली 4 होते हैं, लेकिन 2 रिमूव होगा, एक इस कॉर्नर से एक उस कॉर्नर से, 2 into, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 - 1/4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 15/4 आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो बनेगा A6B15/4, तो यहां से मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां से तुम्हें मिलेगा A20, 6 4 24 और B15। सिंपलेस्ट नहीं है, यहां से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा 3 8 या 24 और 3 5 या 15, A8B5 आ जाएगा। ये इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, ये इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशी मिली होगी। तो मेरे भाई ये सारा था सॉलिड स्टेट के बारे में। अब डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। सारे एटम्स कहाँ प्लेज है उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। वाह बेटा, सारा मेहनत चाहते हो कि सर ही करे। चलो मेरे में हम सारा बॉडी डायगोनल तो नहीं दिखला सकते क्योंकि गंदा हो जाएगा स्ट्रक्चर, और 2D में दिखला पाना बहुत मुश्किल काम भी है, ठीक है। अगर हम आर्किटेक्चर इंजीनियर होते तो हो सकता बना देते मेरे भाई, बट हम मैकेनिकल इंजीनियर है मेरे भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ब्लू वाले को दिखला रहे, एफसीसी वाले मेरे भाई, तो ये हो गए, ये सारे हो गए ब्लू से एफसीसी वाले को दिखला रहे हैं। तो सारे में होगा मेरे भाई, सारे फेसेस में, अंदर वाला फेस बाहर वाले फेस में। अब तो ऐसे ही इतना गंदा लग रहा है मेरे को, इसमें अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बचा हुआ है, तो एक सर कोई दो तो नहीं रहेगा सर ना? एक दूसरा क्यूब बनवा दीजिए। क्या हुआ? सर दो क्यूब कर दीजिए सर, एक में अनायन एक में कटायन। अभी रहने दो, अब जितना है सब रहेगा वैसे ही मेरे में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से एक बॉडी डायगोनल, तो एक बॉडी डायगोनल ले लिए मेरे भाई, तो ये 2 तो रिमूव होगा, इसको हटाओ, क्रॉस लगाओ, इसको क्रॉस लगाओ, और मेरे भाई इसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, एक यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे, इस दोनों को हटा देंगे, इसको क्रॉस लगा दो, इसको क्रॉस लगा दो, तो ये 2 रिमूव हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये रहेगा नेट स्ट्रक्चर। बाकी और भी बहुत सारे बॉडी डायगोनल्स होंगे जो कि आप बना सकते हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें तो बहुत सारा बॉडी डायगोनल्स नहीं दिखलाए, दिखला भी नहीं सकते हैं मेरे में, तुम चाहो तो दिखलाओगे, गंदा लगेगा, तो हम नहीं चाहते कि दिखलाए मेरे में, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, इस पेज को भी हम हटा देते हैं। अब हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, जो क्रिस्टल्स में डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक होगा तो आप डिफेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक को सामने फ्रंट में रख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा लेक्चर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइप्स का डिफेक्ट्स होता है क्रिस्टल में उसको इम्परफेक्शंस भी कहते हैं। परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, तो इम्परफेक्ट का मतलब होता है डिफेक्ट्स होता है। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स या सॉलिड्स बोलो, सॉलिड्स में क्या डिफेक्ट्स होते हैं, इसी को हम लोग इम्परफेक्शंस भी कहते हैं सॉलिड में, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। अच्छा, एक बात और बताइए मेरे में, उसमें कुछ आपको पी टाइप सेमी कंडक्टर है ना, एन टाइप सेमी कंडक्टर, फेरी मैग्नेटिज्म, ये सब एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में। वो सारा आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको सेमी कंडक्टर्स चैप्टर पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पढ़ना होता है। दूसरा चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ पर केमिस्ट्री में उससे सवाल भी नहीं आते हैं, तो जो उतना भी पार्ट से सवाल आते हैं वही सारा चीज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हमारे केमिस्ट्री में बहुत कम पार्ट है जो कि हम बोलने से भी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, फिर अगर बताना शुरू करेंगे तो फिजिक्स में बताना, फिजिक्स के जैसा पूरा बताना पड़ेगा। तो जब वो ऑलरेडी फिजिक्स में आपका पढ़ाई होगा सेमी कंडक्टर चैप्टर में, तो आप वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, तो उस पार्ट को हम नहीं पढ़ाएंगे, और जेई में वहां पर से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं केमिस्ट्री में।
तो हम बस केवल डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स बताएंगे जो हमको यहाँ पे जरूरत है केमिस्ट्री में, जितना भी सवाल यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल सॉलिड के केस पे। तो यहाँ पे जो जैसे आप लोग कहीं सॉलिड को देखोगे ना मेरे भाई, जैसे चौक को देखोगे, तो कभी कभी तो चौक में, जैसे इस चौक पे तुमको भले नहीं दिखाई देगा उतना दूर से, लेकिन इस चौक में पता है कि यहाँ पे ना होल दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारे सामने जो दिखाई नहीं देगा, बट बता रहे हैं हम, ये चौक मेरे ब्रेक सामने करेंगे तो दिखेगा। कभी कभी गड्ढा ये सब दिखाई देता है। दिख गया मेरे भाई, बड़ा तेज आंख है मेरे भाई तुम लोग। चौक को ब्रेक करने से दिखेगा। हाँ, चौक को ब्रेक करने से, ये बढ़िया क्वालिटी वाला चौक है, समझ गए, इसमें नहीं दिखेगा, थोड़ा घटिया वाला लेकर के आते तो दिख जाता आपको। तो आपको दिखाई देगा मेरे भाई कि कुछ उसके अंदर पे गड्ढा रह जाता है, ठीक है। तो सवाल है वो सारा डिफेक्ट्स कहलाता है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, एक जैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट रियल माइंड में पता है ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो मेरे में जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स आपके अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे में एक डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट होता है मेरे भाई। इसी तरीके से एक और डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट। तो वो क्या होता है सर? अरे सब बताइए, टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई। मेरे भाई इसी तरीके से होता है एरियल डिफेक्ट, को हम लोग फेस बोलेंगे या प्लेन बोलेंगे, प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम के अलॉन्ग देखोगे तो वॉल्यूम डिफेक्ट कहते हैं। मान लो तुमको ऐसा ऐसा डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो माय डियर, पॉइंट डिफेक्ट में एटम मिसिंग होगा, कोई एक एटम या कोई दो एटम मिसिंग होगा। लाइन में क्या होगा ना, अलोंग, एक लाइन के अलोंग पूरा दिखाई देगा एटम्स मिसिंग है। जैसे मान लो कोई वुडन ब्लॉक्स देखोगे ना, तो ऐसा कहीं कहीं पे दिखाई देगा, लाइन से एकदम कुछ खाली दिखाई देगा, स्पेस, वैकेंट स्पेस दिखाई देगा, ठीक है। तो एक लाइन पूरा मिसिंग रहेगा। प्लेन में क्या होगा ना, एक मतलब कि एक एरिया के जैसा मिसिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। वॉल्यूम में बीच का कुछ वॉल्यूम मिसिंग रहेगा, वुडन ब्लॉक में दिखने को मिल जाता है मेरे भाई। या चौक के केस में भी वॉल्यूम ही ना हुआ, अगर एरिया इंटू हाइट काम कर गया तो वो वॉल्यूम हो गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मेरे भाई पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो अपने सिलेबस में पता है जेई में केवल यही है, लाइन पॉइंट डिफेक्ट मेरे भाई। तो अरे बच गया, बहुत सारा से बच गया मेरे भाई। हाँ, तो ये पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमारा जो भी डिस्कशन चलेगा अभी, वो केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट डिफेक्ट हमारे जेई के सिलेबस पे है और हमारा यही डिस्कशन होगा। यहां पर से भी जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे भाई, किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेंगे। आपको डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2 और डीपीपी नंबर 3 दिया गया है। आई होप वो सारे डीपीपीज को आप बना लिए होंगे या बना रहे होंगे। नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप लोग बना ले वो सारे डीपीपीज को, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट मेरे भाई दो टाइप का होता है, सॉरी 3 टाइप का होता है मेरे भाई, एक और टाइप का भी होता है, मेनली 2 टाइप का ही है। वो थर्ड वाला बहुत छोटा है मेरे भाई। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मेरे भाई, स्टोकियोमेट्री एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इसके अंदर पे आएगा। एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। और एक तीसरा जो होता है मेरे भाई, इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है, इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है, इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो तुम बोलोगे सर ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? तो मेरे भाई क्या होगा ना, जैसे कोई आयोनिक सॉलिड है, हम आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें आयंस होंगे, जिसमें कुछ कटायंस होंगे, कुछ अनायंस होंगे माय डियर स्टूडेंट, कटायंस होंगे और अनायंस होंगे। तो मान लो इक्वल प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, नंबर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कटायन और अनायन का चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो अगर इक्वल प्रोपोर्शन में अगर एटम्स मिसिंग होते हैं, आयंस मिसिंग होते हैं, तो उसको स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में बोलेंगे।
लेकिन अगर अनइक्वल नंबर्स में होंगे तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आयंस जो मिसिंग होंगे, आयंस यानी कि कटायंस और अनायंस जो मिसिंग होंगे, कटायंस एंड अनायंस जो मिसिंग होंगे, मिसिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ये एक अच्छे प्रोपोर्शन में होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम तुम्हें बोले कि बताओ नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होगा, तो जो आयंस मिसिंग होंगे, कटायंस और अनायन, वो अनइक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, मिसिंग इन अनइक्वल प्रोपोर्शन। अगर अनइक्वल प्रोपोर्शन में होगा तो उसको हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा, एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है और नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है। बेसिक आइडिया आपको लग गया मेरे में। चलो इस पेज को हम हटा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये लिख भी लिए होंगे आप लोग। अनइक्वल प्रोपोर्शन में तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक, अगर एक रेशियो बैलेंस्ड रेशियो में मिसिंग होंगे तो उसे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो अब हमारा पहला जो स्टडी होगा वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को लेकर के होगा। तो हमारा अभी हेडिंग है मेरे भाई स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हमारा जो भी स्टडी है वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को लेकर के है। तुम कहोगे इसमें कैसा कैसा डिफेक्ट आएगा सर? तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो डिफेक्ट्स आप देखेंगे ये मेटल्स में, मेटालिक सॉलिड्स में देखेंगे और आयोनिक सॉलिड्स में देखेंगे। मेटालिक सॉलिड, क्योंकि मेटल्स सॉलिड्स होते हैं मेरे में, मेटालिक सॉलिड। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे मरकरी, जो कि आपके रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, वरना इन जनरल सारे के सारे मेटल्स जो है सॉलिड ही रहते हैं। और आयोनिक कंपाउंड विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे सॉलिड होते हैं। तो दो के बारे में पढ़ेंगे। अब मेरे भाई जो मेटालिक सॉलिड होता है इसमें दो टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है। एक को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरा को बोलते हैं मेरे भाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आयोनिक सॉलिड के अंदर में दो टाइप का डिफेक्ट आएगा आपका। एक होगा फ्रेंकल डिफेक्ट, एक होगा फ्रेंकल डिफेक्ट, और दूसरा होगा माय डियर स्टूडेंट शॉटकी डिफेक्ट। आपके सारे एनसीईआरटी बुक में अच्छे से लिखे गए हैं। हम उसी बात को बोलेंगे, सिर्फ अच्छे वे में, आसान भाषा में तुम्हें बताएंगे कि जितना तुम्हारे माइंड के अंदर में चला जाए। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे आसान भाषा में, बहुत छोटे छोटे टर्म्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई एक एक करके। पहला नंबर से वैकेंसी डिफेक्ट से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वैकेंसी डिफेक्ट, तुमको इसमें वैकेंसी डिफेक्ट मेरे में, अगर तुमसे बोले कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है मेरे में, तुम बोलोगे सर इसमें ना कुछ एटम्स मिस हो जाएंगे, मतलब वो हट जाएंगे, वैकेंट स्पेस होगा। वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाएगा, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होगा। यही लाइन समझ में आ रहा है? इस अगर इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो यही लिखेंगे मेरे में। इस वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, सब एटम्स जो होंगे या आयंस जो होंगे, सिंस ये मेटालिक सॉलिड्स पे तो मेटल के एटम्स होंगे, तो सब एटम्स आर मिसिंग। इसमें कुछ एटम्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे, मिसिंग होंगे, और जिसकी वजह से वैकेंट स्पेस जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल एक हम लोग ऐसा सॉलिड का क्रिस्टल बना रहे, लेट्स से इस तरीके से बहुत सारे एटम्स थे, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स थे मेरे में, बीच में एक तो जगह खाली, बीच में आपको दिख गया होगा अच्छा सर यहाँ पे खाली है, तो यस ये वैकेंसी है, ये प्लेस खाली है ना, ये वैकेंट रह गया। तो ये वैकेंट रहने की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, सॉलिड में कुछ खाली जगह हो गई, एक एटम मिसिंग है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेरे में वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो वो एकदम बुझा गया हमको अच्छे तरीके से। मेरे भाई आपको सच सच बताना कि अगर किसी सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो उससे डेंसिटी जो होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा,
तो मेरे भाई यहां पे एक लाइन ऐड करना चाहिए तुम्हारे सामने में, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट होने की वजह से डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, इसकी वजह से सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है, सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है। अब तुमको एग्जांपल इसको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इस पॉइंट को और एलाबोरेट करना चाहेंगे हम। इस पॉइंट पेज को अब हटा दिए माय डियर स्टूडेंट्स, और तुम्हें अभी एग्जांपल के थ्रू और से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेटल में Fe का क्रिस्टल ले लिए, आयरन का हम क्रिस्टल ले लिए, और आयरन का क्रिस्टल का आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी गिवन है। लेट्स से कोई एक डेटा ऐसा नहीं कि फिक्स दे रहे हैं, हम अपने मन से एक डेटा तुम्हें दे रहे हैं, लेट्स से 3 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, निकाले। और तुम थ्योरेटिकली निकाले मेरे भाई, थ्योरेटिकली जब निकाले कैलकुलेशन की, तुम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे भाई अपने पास में डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम वाला, तो Z इंटू एम बाई एन, Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन दे। तो लेट्स से इसका वैल्यू आ गया 4 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब तुम कहोगे सर वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है वो तो सच है ना। इसका मतलब उसमें वैकेंसी है, उसमें वैकेंट रह गया है। तो ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, जो लिखे थे कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है मेरे भाई, तो डिफरेंस इन डेंसिटी इज ऑब्जर्व, डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन एक्सपेरिमेंटल पूरा ही लिख लो, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू, एंड थ्योरेटिकल difference in density between experimental and theoretical data takes place। मतलब ये बातें हमको पहले से पता था, जो कि ऑलरेडी लिखी, इसको दूसरे भाषा में ऐसे लिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे मेरे भाई इसमें कितना परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड है। अगर कितना पूछेंगे कि परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड कितना है, तो तुम कहोगे सर पहले निकाल लीजिए, आप ऑक्यूपाइड निकालना है तो क्या करिए आप, डेंसिटी आप ले लीजिए एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, मतलब कि सर आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंटल से आपको पता चलेगा इतना डेंसर है, और होना कितना चाहिए था, थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए था, तो आपको परसेंटेज साइट्स पता चल जाएगा। थ्योरेटिकल तो रियल देगा ना हमें कितना होना चाहिए, जितना थ्योरी पढ़े हैं उस बेसिस पर। तो इससे निकालोगे मेरे भाई तो 3/4 इंटू 100 जो कि 75%, इसका मतलब 25% एटम्स का स्पेस खाली रह गया है, ये हमें बता रहा है। तो इस टाइप से हम लोग कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील ले सकते हैं मेरे भाई। तो आई होप तुम्हें वैकेंसी डिफेक्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड नंबर पढ़ाएंगे तुम्हें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। इंटरस्टिशियल मेरे भाई, इंटरस्टिशियल का मतलब पहले समझो, इसका मतलब होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है खाली जगह, इसका मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह को हम लोग इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है, तो कैसा कंफ्यूजन, बच्चों को लगता है खाली जगह रह जाएगा सॉलिड में, नहीं मेरे भाई, खाली जगह वाले को तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, खाली जगह वाले को क्या होता है मेरे भाई, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो फिर क्या होगा मेरे भाई, इसमें खाली जगह में कोई दूसरा एटम आ जाएगा, खाली जगह पे कोई दूसरा एटम आ जाएगा, मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ एटम, एडिशनल एटम will occupy the interstitial sites, इंटरस्टिशियल साइट्स को कोई एडिशनल एटम क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा।
कोई एडिशनल एटम जो होगा इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब तुमको मतलब सर मेरे पास जैसे कोई सॉलिड है, लेट्स से इस टाइप से सॉलिड है, ये सॉलिड में इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड थे, एटम्स अरेंज्ड थे, तो इसके बीच में मेरे भाई लेट्स से कोई एक एटम आ गया, तो ये एडिशनल एटम आ गया, तो हमें सच सच बताना इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा मेरे भाई? बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें मेरे भाई? यस, इंक्रीज करेगा। अच्छा तो जवाब दे दिए मेरे भाई, ठीक है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी जो है, डेंसिटी मेरे भाई, डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप के डिफेक्ट से डेंसिटी बढ़ जाएगा मेरे भाई। हम लोग 10 मिनट और डिस्कशन करेंगे, कम से कम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग चाहते हैं। डिफरेंट एटम भी हो सकता है। आज जनरली क्या होगा श्रुति की वही सेम एटम्स ही आएंगे, वही सॉलिड होगा। तो कोई जब सॉलिड जब बन रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, तो उस केस में उसी के एक एक्स्ट्रा एटम्स आ गए होंगे जब वहां पर क्रिस्टल बन रहा होगा। तो 11:45 10 मिनट लग दीजिए दूसरा बच्चा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग देख रहे थे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड टाइप का हम डिफेक्ट दिखलाना चाहेंगे मेरे भाई, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो यहां पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फ्रेंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अगर आपके सामने में एनसीईआरटी बुक होगा तो इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो वो इसका मतलब क्या है? तो वो अंग्रेजी से ही समझ में आ गया होगा कि डिसलोकेट हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, अपने प्लेस से दूसरे जगह पे चला जाएगा। ऐसा भी होता है मेरे भाई, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, एटम्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, या आयंस बोल दो ज्यादा बेटर है। आयंस या एटम्स जो हो जाते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो वो हमें मतलब नहीं समझे सर। मान लो कि एक आयोनिक सॉलिड था, प्लस माइनस। आयोनिक सॉलिड में प्लस और माइनस ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड होता है, माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पे होगा क्या कि मेरे भाई यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो मेरे भाई ये अपना पोजीशन छोड़ करके ये यहाँ पे बीच में कहीं आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो तुमको वहां पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे भाई डेंसिटी, मास तो सेम रह जाएगा ना, और वॉल्यूम तो बाहर से देखेंगे तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो जनरली इस केस में डेंसिटी जो होता है वो सेम होता है, डेंसिटी जो होता है वो सेम होता है माय डियर स्टूडेंट। तुम हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, सच के सिवा आप कुछ नहीं कहते हैं। तो मेरे भाई लेकिन तुमको ये ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? तो मेरे भाई जनरली कटायंस का साइज का रहता है, तो छोटा होने की वजह से कहीं भी जाकर के घुस जाता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट occurs due to this type of defects occurs due to मेरे भाई इस टाइप का जो डिफेक्ट्स होता है ये तब होता है मेरे भाई जब क्या होगा मेरे भाई, कटायन का साइज अनायन के साइज से बहुत छोटा होगा। साइज जो होगा, यहाँ पे साइज का बात किया जा रहा है, और जनरली कटायन ही छोटा होता है मेरे भाई, इसीलिए कटायन को ही दिखलाएंगे। समझ गए? तुम भी कहोगे हाँ सर यही वाला केस हो सकता है, छोटा होगा बहुत ज्यादा तो कहीं भी जाके घुस जाएगा, ये डिफेक्ट होगा। और घुस जाएगा मेरे भाई तो एडजस्ट हो जाएगा, तो चिपक जाएगा, वो हिलेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा सॉलिड, क्योंकि चिपकेगा कहीं ना कहीं जाकर के, ऐसा एडजस्ट लेगा कि वो बाकी आइटम से चिपक जाए। दूसरा ये हो सकता है मेरे भाई कि मान लो यहाँ पर तुम जैसे बैठे हो, लेट से ये तुम हो, ये जो स्केच पेन है, और इसके आजू बाजू में खूब सारा एटम्स है, तो इसको चांस नहीं मिलेगा
डिस्प्लेस होने का। लेकिन अगर इसको हटा दिए रेड को, तो मेरे भाई ये इधर मूव कर सकता है। तो वैसे केसेस में अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कम होगा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कम होगा, तो वहां पर भी चांसेस होता है मेरे भाई। अगर ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, लेस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, अगर सराउंडिंग एटम्स का नंबर कम हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर घटे, तो उस वजह से भी इस टाइप का डिफेक्ट हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तुम लोग हाँ सर बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, ऐसा तभी चांसेस है मेरे भाई, ऐसा तभी चांसेस है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया तुम्हें, तुमको अच्छा लग रहा होगा जान करके मेरे भाई। अब तुम्हें हम बताएंगे मेरे भाई कि इस टाइप का जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट जो होता है, वो कहां कहां पर होता है। तो मेरे भाई एक ध्यान में रखना मेरे भाई, ये जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स में होते हैं। जनरली जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स में होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड में पाए जाते हैं ये वाला डिफरेंस। जैसे मेरे भाई तुम कहोगे कौन कौन से सर, जैसे हम बोले बेटा ZnS, AgCl, AgBr, AgI बोले, तो इस टाइप के केस में मेरे भाई ये वाला डिफेक्ट पाया जाता है। जनरली देखा गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। AgBr को अंडरलाइन रखना, क्योंकि ये शॉर्ट की डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल होता है मेरे भाई। तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, इस टाइप से हम सोच सकते हैं मेरे भाई। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट था। एक लास्ट डिफेक्ट आज पढ़ाएंगे मेरे भाई, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और मेरे भाई इसका डिफेक्ट का थोड़ा सा पार्ट बच गया है मेरे भाई, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इसलिए इतना ही बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। मतलब आज जितना डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं उतना ही और बच गया डिफेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से भी आज थोड़ा लेक्चर स्लो हो गया, नहीं तो आज ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ही तरफ रहते। बस शॉर्ट की डिफेक्ट छोटा सा है मेरे भाई, इतना पेज पे आ जाएगा, उसको लिख के हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो मेरे भाई इस केस में शॉर्ट की डिफेक्ट पे इक्वल प्रोपोर्शन में, शॉर्ट की डिफेक्ट में मेरे भाई इक्वल प्रोपोर्शन में कटायंस और अनायंस मिसप्लेस्ड हो जाते हैं या रिमूव्ड हो जाते हैं। तो इन इक्वल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन लिखने का मतलब नंबर नहीं होता है। अनायंस एंड कटायंस आर रिमूव्ड, इक्वल प्रोपोर्शन में जहां आयन और अनायन रिमूव हो जाते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं मेरे भाई। ओवरऑल न्यूट्रल होगा, ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो इस टाइप का होगा मेरे भाई। इसके कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना, इसमें मिसप्लेस्ड होते हैं, इसमें कहीं एडजस्ट हो जाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में। एग्जांपल मेरे भाई इसमें जनरली एस ब्लॉक वाले रहते हैं, एक्स, इसमें जनरली एस ब्लॉक कटायंस होते हैं, जनरली बोल रहे हैं, जनरली एस ब्लॉक कटायंस होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। एस शॉर्ट की से एस, तो एस मैच करा लेना, जैसे NaCl, KCl, CSCl। और मेरे भाई एक AgBr याद रखना, क्योंकि AgBr दोनों के केस में होता है, तो यहां पर से एग्जाम में आने का सवाल बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसको अंडरलाइन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जो कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का कैटेगरी है, उसको डिस्कशन करेंगे, और इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट को डिस्कशन करके नेक्स्ट क्लास का लेक्चर को एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार जल्दी से चैट में बता दो आज का लेक्चर सबको समझ आ गया, यस या नो? ठीक है, तो लेक्चर को एंड करेंगे। कुछ कोई बोल रहा है बोलो।